प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ कॉन्टिंजेंट गुड्स पढ़ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स क्यों पढ़ने हैं। आइए आपको मैं एक बारी ये चीज़ याद दिला दूँ। पहले भी मैंने कहा है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किस चीज़ की बात करता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी किस में, गुड्स में बात करता है। मेनली हमें क्या पढ़ना है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स पढ़ना है। तो गुड्स की ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अब कैसे होती है, हाँ, गुड्स में टीपीए कैसे होती है, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड्स पर। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गुड्स पर। आप बात को ध्यान से समझेंगे। गुड्स में ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी किस तरह से होती है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड्स पर। ठीक है, तो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के लिए हमें सबसे पहले नेचर ऑफ गुड्स को समझना होगा। इसके लिए हम आपको लास्ट सेशन में से बता रहे हैं। इससे पिछले सेशन में मैंने आपको बताया फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं, अनअसर्टेन गुड्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक एंड असर्टेन गुड्स क्या होते हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स करी। ये दिस इज द नेचर ऑफ गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड, फ्यूचर गुड्स, कंटिजेंट गुड्स। तो गुड्स को हमने 3 पार्ट पे क्लासिफाई किया। एग्जिस्टिंग गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स शाबाश, एग्जिस्टिंग गुड्स को हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं, स्पेसिफिक गुड, असर्टेन गुड, अनअसर्टेन गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड्स हमने समझा, असर्टेन गुड्स हमने समझ लिया लास्ट सेशन में, और अनअसर्टेन गुड्स भी हमने समझ लिया। आइए आज के इस सेशन में फ्यूचर गुड्स भी हम कर चुके हैं, कॉन्टिजेंट गुड्स भी, कॉन्टिजेंट गुड्स हमें आज के इस सेशन में करने हैं। कंटिजेंट, कंटिजेंट वर्ड्स का मतलब ये है कि जो चीज़ फ्यूचर अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करे। अगर कोई चीज़ फ्यूचर अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करे तो उसे बोलते हैं कंटिजेंट। और कंटिजेंट गुड्स क्या होंगे, आइए समझते हैं। गुड्स हुज अवेलेबिलिटी, गुड्स हुज अवेलेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन अ कंटिजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। कि ऐसे गुड्स जो फ्यूचर में जिनकी अवेलेबल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये बात एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे बात डिपेंड करती है, फ्यूचर अनसर्टेनिटी पे बात डिपेंड करती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, कंटिजेंट गुड्स कहेंगे। बात को ध्यान से समझेंगे। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कंटिजेंट गुड्स इज एन एग्रीमेंट टू सेल सिमिलर टू दैट ऑफ द फ्यूचर गुड्स। शाबाश बेटा, तो ध्यान से आपने बात को सीखना है, समझना है। ठीक है भाई, शाबाश। तो फॉर, एक रूल समझ लीजिए, फॉर कंटिजेंट गुड्स की बात कर रहे हैं, फॉर कंटिजेंट गुड्स, ठीक है, एंड फ्यूचर गुड्स, दोनों में डिफरेंस क्या है। आइए दोनों की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है। जिनकी अवेलेबिलिटी कंफर्म है उन्हें फ्यूचर गुड्स कहेंगे, जिनकी अवेलेबिलिटी कंफर्म नहीं है उन्हें कंटिजेंट गुड्स कहेंगे। जिनकी अवेलेबिलिटी, जिनकी उपलब्धता कंफर्म है उन्हें हम फ्यूचर गुड्स कहेंगे, और जिसकी उपलब्धता, अवेलेबिलिटी किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करती है उसे कंटिजेंट कहेंगे। तो कंटिजेंट गुड्स क्या है, दोज फ्यूचर गुड्स हुज अवेलेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन अनसर्टेन इवेंट इज कॉल्ड कंटिजेंट गुड्स। आप नोट कर लीजिए, कंटिजेंट गुड्स आर दोज फ्यूचर गुड्स हुज अवेलेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन अनसर्टेन इवेंट, उसे कंटिजेंट गुड्स कहेंगे। ठीक है, तो कंटिजेंट गुड्स में, ठीक है, कंटिजेंट गुड्स में और फ्यूचर गुड्स में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का नियम है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का नियम है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए आप क्या करेंगे, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करेंगे। ठीक है, शाबाश। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करेंगे, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करेंगे। जब आप ऐसा करें तो ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो चीज़ें होती हैं, या तो होता है एग्रीमेंट टू सेल, या तो होता है बेटा एग्रीमेंट टू सेल, या होता है सेल, या होता है सेल। एग्रीमेंट टू सेल होता है या फिर होता है सेल। ठीक है, एक नियम बता रहा हूं आपको,
बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते। ठीक है, आइए एक नियम मैं बता रहा हूँ, बहुत प्यार से आपने सीखना है बात बेटा। एक गुर सिखा रहा हूँ, दाव पेच बता रहा हूँ, शॉर्ट में एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। जब तक जब तक टीओसी पर जब तक टीओसी पर टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर गुड्स की गुड्स की आइडेंटिटी, अब यहां से चाहे 1000 क्वेश्चन बना ले, कितने मर्जी क्वेश्चन आ जाए यहां से, आप इस गुरु मंत्र को याद रखना बस। जब तक टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर गुड्स की आइडेंटिटी क्लियर नहीं होगी, आइडेंटिटी क्लियर नहीं होगी टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर, तब तक तब तक टीओपी नहीं होगी। जब तक टीओपी, जब तक आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब तक सेल नहीं हो सकती, सेल नहीं हो सकती। एग्रीमेंट टू सेल हो सकती है, ये बात ध्यान रखना, एग्रीमेंट टू सेल हो सकती है। तो ये इस नियम को याद रखना, जब तक गुड्स की आइडेंटिटी क्लियर नहीं होगी, किसे क्लियर नहीं होगी, दोनों को, बायर को और सेलर को। आप दोबारा से एक एक वर्ड को सुनो। जब तक टीओसी पर गुड्स की आइडेंटिटी, गुड्स की पहचान क्लियर नहीं होगी, किसे, बायर को और सेलर को, दोनों को, तब तक सेल नहीं हो सकती। आप सोचो बेटा कि फ्यूचर गुड्स में और कंटिजेंट गुड्स में तो गुड्स अस्तित्व में फ्यूचर में आएंगे, एग्जिस्टेंस में फ्यूचर में आएंगे, तो उनकी बताइए सेल कैसे हो सकती है? सेल तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि गुड्स तो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। जो चीज एग्जिस्टेंस में नहीं है उसकी आप टीओपी कैसे कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे कर सकते हैं? ये बात सोचने की है, ये बात समझने की है, ये बात विचार करने की है कि उसकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है, उसकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। तो इसीलिए 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 बेटा फ्यूचर गुड्स और कंटिजेंट गुड्स में एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है, लेकिन कभी सेल नहीं हो सकता। एग्रीमेंट टू सेल तो हो सकता है, लेकिन कभी सेल नहीं हो सकता कंटिजेंट गुड्स में और फ्यूचर गुड्स में। आप बहुत ध्यान से मेरी इस बात को समझेंगे। आइए हम कंटिजेंट गुड्स का एग्जांपल देखेंगे बेटा। एक A contract to sell laptop to B when the ship carrying electronic goods arrives shore. This contract can be performed only when the ship arrives shore. ठीक है भाई, ए ने बी को कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचने हैं। कहता है कि जहाज, समुद्री जहाज जब किनारे तक लग जाएगा तो मैं बेचूंगा, उसमें आ रहा है माल। अब शिप में जब जो भी माल शिप से आता है तो उसमें हाई रिस्क होता है, कई बारी मौसम के बदलाव का, कई बारी, ठीक है बेटा, समुद्र के ज्वार भाटे का, कई बारी पायराइट्स का, समुद्री लुटेरों का, तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है समुद्र से जो भी सामान आता है। कहते हैं कि शिप आएगा तो बेच दूंगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और शिप में सामान आएगा तो बेच दूंगा। भाई जो भी शिप में सामान आएगा उसमें से मुझे सामान मिलेगा तो मैं तेरे को दूंगा। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, कंटिजेंट गुड्स। तो इसमें एग्रीमेंट टू सेल होगा, कभी सेल नहीं होगा। ये बात आपने समझना है बेटा। एग्रीमेंट टू सेल और सेल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस नहीं पता आपको बेटा, तो आपकी नॉलेज कभी भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पर कभी भी आपको समझ नहीं आएगा कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किस चिड़िया का नाम है। इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स आपको समझा रहा हूं। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 7 बता रहे हैं बेटा। शाबाश। आप करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इज void if at the time the contract was made the goods have, without the knowledge of the seller, either perished or become so damaged as so no longer to answer the description in the contract. इस चीज को समझ लेते हैं बेटा। आइए बेटा यहां हम समझेंगे बात। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। ए के पास एक बाइक है। क्या है बेटा? ए के पास एक बाइक है।
ए जानता है अपनी बाइक के बारे में, बी भी उसकी बाइक के बारे में जानता है कि बी के बारे में, बी के पास क्या बाइक है, ए को भी पता है बाइक के बारे में, बी को भी पता है, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिस वक्त सेल कर रहे थे ना, उस वक्त बाइक चोरी हो चुकी थी, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर अगर डिस्ट्रॉय हो गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, ये सेक्शन 7 आपको बता रहा है। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 7, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इज वॉइड, ठीक है, इफ एट द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड द गुड्स हैव विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर आइदर पेरिश्ड और बिकम सो डैमेज्ड, ठीक है बेटा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अगर हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन ना अप्लाई करें, सेक्शन 7 अप्लाई ना करें, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई करें, मिस्टेक का सेक्शन अप्लाई करें, तो दिस इज अ बायलैटरल मिस्टेक, और बायलैटरल मिस्टेक की वजह से भी, सेक्शन 7 की वजह से भी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स में अगर गुड्स सेल से पहले पेरिश हो जाए, खत्म हो जाए, नुकसान हो जाए उनका, तो वो वॉइड होता है। इसके दो कारण हैं, एक सेक्शन 7 इसका कारण है, और यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन भी इसे वॉइड बताते हैं। शाबाश बेटा। कोई भी डाउट है आप इस पॉइंट पे तो आप मुझे जरूर व्हाट्सएप करेंगे, 9818050252 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सेक्शन 8 हम डिस्कस करेंगे। शाबाश, आप बहुत ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। गुड्स पेरिशिंग आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर सेल, ठीक है। एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, लेकिन ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, ठीक है, बट बिफोर सेल। एक बात याद रखना, रिस्क ऑलवेज फॉलोज द ओनरशिप। रिस्क किसका, नुकसान किसका, जो मालिक है। मेरे पीछे बोलो, नुकसान किसका, जो मालिक है। रिस्क ऑलवेज फॉलोज द ओनरशिप। गुड्स पेरिशिंग आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल हुआ है। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्यूचर में होती है, ठीक है बेटा। आइए मैं इस चीज को यहाँ थोड़ा सा समझाऊं। ए और बी के बीच में यहां पर एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, ठीक है, यहां पर एग्रीमेंट टू सेल है कि ए बी को तैयार हो गया है अपनी बाइक बेचने के लिए, और सेल कब होगी, सेल की डेट ये है, सेल मतलब जिस दिन ट्रांसफर प्रॉपर्टी होगी। अब इस टाइम के दौरान एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है। अब कहने का मतलब ये है कि सेल होने के बाद ये बाइक बी की हो जाएगी। सेल के बाद अगर गुड्स पेरिश होते हैं तो नुकसान बायर का होगा, ठीक है बेटा। और एग्रीमेंट टू सेल और सेल के बीच में, ठीक है, आइए अच्छे से समझ लीजिए बेटा, गुड्स पेरिश हो रहे हैं, ठीक है, बिफोर एग्रीमेंट टू सेल। आइए मैं बहुत सारे सवाल आपके साथ शेयर करता हूं। बिफोर एग्रीमेंट टू सेल, बिफोर एग्रीमेंट टू सेल अगर सामान का नुकसान हो जाए, नुकसान किसका, नुकसान किसका, ठीक है बेटा, शाबाश। मान लीजिए ए और बी के बीच में एग्रीमेंट टू सेल होना है, ठीक है, नुकसान किसका, ए का, ठीक है। आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल जिसमें, आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल जिसमें ए राजी हो गया है बी को अपनी बाइक बेचने के लिए फ्यूचर डेट पर। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, जब एक पार्टी फ्यूचर डेट पर राजी हो जाती है। आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर सेल, बट बिफोर सेल, ठीक है, यहां नुकसान हो जाए सामान का, ठीक है, आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर सेल, तो नुकसान किसका होगा, ए का, क्योंकि अभी तक मालिक ए है, ठीक है बेटा। और आफ्टर सेल, आफ्टर सेल नुकसान किसका, बी का, क्योंकि बायर अब मालिक बन चुका है। सेल अगर हो चुकी है इसका मतलब ट्रांसफर प्रॉपर्टी हो गई है। जब ट्रांसफर प्रॉपर्टी हो गई है तो नुकसान किसका, बायर का, बी का, और हमारे केस में बी कौन है, बायर है। आइए ध्यान से, बहुत ध्यान से बेटा चलने की जरूरत है, बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। गुड्स पेरिशिंग आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर सेल, एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स बिकम्स वॉइड, ठीक है बेटा, इफ सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और द बायर पेरिश or becomes damaged no longer to answer the description in the agreement before the risk passes to the buyer, this rule is passed on impossibility of performance, ठीक है। और यहाँ पर सेक्शन 56 भी कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 56 भी अप्लाई होता है, और सेल्स ऑफ गुड्स का सेक्शन 8 भी इस पे अप्लाई होता है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझ लीजिए। अब यहाँ पे गुड्स का नुकसान हो गया तो नुकसान किसका होगा, ए का,
लेकिन जो एग्रीमेंट टू सेल किया है इसका क्या होगा, ये वॉइड हो जाएगा भाई, क्योंकि जब बाइक की चोरी हो गई है, बाइक का ही नुकसान हो गया है, तो बेचेगा क्या, नुकसान ए का होगा और एग्रीमेंट का क्या होगा, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, एग्रीमेंट एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। शाबाश बेटा। आइए हम फर्दर पढ़ेंगे प्राइस के बारे में। ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ते हैं, सेक्शन 4 की डेफिनेशन मैंने आपको अर्लियर सेक्शंस में कराई है। तो प्राइस क्या हो सकता है, वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड प्राइस। ठीक है बेटा। कंसिडरेशन, ठीक है, मतलब कंसिडरेशन फॉर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट शैल बी मनी ओनली। ठीक है बेटा। ए बी को अपना प्रॉपर्टी बेचेगा, ए बी को अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा, तो जो ए को क्या मिलेगा, ए बी को अपने गुड्स बेचेगा तो ए को क्या मिलेगा, प्राइस मिलेगा, उसे कंसिडरेशन कहेंगे। प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ और लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन एन एग्रीमेंट, ठीक है बेटा, मैनर, और डिटरमाइंड इन द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। इन द एब्सेंस ऑफ द अबव बायर मे पे अ रीजनेबल प्राइस। आप ध्यान से बात को सुनेंगे तो आपको ये बात समझनी होगी यहाँ पर ध्यान से। आइए मैं आपको बेटा एक चीज समझाता हूँ। मैनर ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइस, आप नोट करेंगे ध्यान से। मैनर ऑफ फिक्सेशन, मैनर ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मैनर ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मैनर ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात हम करेंगे। तो किस तरह से ये फिक्स होगा, आइए इसकी चर्चा हम यहाँ स्लाइड के अंदर कर रहे हैं। शाबाश। प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, या तो आप खुल के एग्रीमेंट के जरिए, तीन तरीके हम यहाँ डिस्कस करेंगे बेटा आपसे। शाबाश। तो बाय एग्रीमेंट पार्टीज आपस में मोल भाव करके प्राइस को फिक्स करेंगे, तो जहां उनके माइंड आपस में मिल जाएंगे वो प्राइस होगा। हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो प्राइस फिक्स कैसे होता है। तो सबसे पहला तरीका ये है कि बाय एग्रीमेंट। आप सब्जी खरीदने जाते हो, आप सब्जी वाले से रेट पूछते हो, भाई आलू कितने रेट, आलू कैसे दिए भैया, या टमाटर कैसे दिए, तो एक रेट बताता है, फिर आप एक रेट बताते हो, जहां दोनों का माइंड आपस में मिल जाता है तो प्राइस फिक्स हो जाता है बाय एग्रीमेंट। दूसरा तरीका ये जानिए इसमें, लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन अ एग्रीड मैनर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते वक्त, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते वक्त एग्रीमेंट नहीं हो पाता पार्टीज के बीच में, एग्रीमेंट नहीं हो पाता पार्टीज के बीच में। दे एग्री ऑन द मैनर, ठीक है, दे एग्री, पार्टीज एग्री, पार्टीज किस बात पे एग्री हो जाती हैं, पार्टी एग्री ऑन द प्रोसीजर, ऑन द प्रोसीजर। वो कहते हैं कि ठीक है, हम इस प्रोसीजर के जरिए जो भी प्राइस आएगा, एक प्रोसीजर पे एग्री हुए हैं। प्राइस, दोनों पार्टीज के प्राइस, एक दूसरे का प्राइस उन्हें पसंद नहीं आया है, लेकिन वो एक प्रोसीजर पर एग्री हो गए हैं। वो कहते हैं कि सी जो रेट बताएगा, वो कहते हैं कि नहीं, हम एक प्रोसीजर अडोप्ट करेंगे, ठीक है, हम एक प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, उस प्रोसीजर को करने के बाद जो भी गुड्स का वैल्यूएशन होगा वो प्राइस हम रख लेंगे। एक और तरीका है, आइए देखिए। शाबाश। डिटरमाइंड इन द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, ठीक है, और आइए बेटा, सॉरी, आइए एक तीसरा तरीका और देखेंगे। एक तीसरा तरीका और देखेंगे। शाबाश। इन द अब्सेंस, डिटरमाइंड इन द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, ठीक है, फिक्स्ड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग, ठीक है। और तीसरा तरीका, ध्यान देना, प्राइस फिक्स्ड बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, ठीक है भाई। ए और बी हर रोज बहुत सारी ट्रांजैक्शन करते हैं,
ए बी को ऑफर करता है, बी आपस में ट्रेडिंग है, व्यापारी हैं कि मार्केट में कि मंडी में दोनों ऑपरेट करते हैं, दोनों एक दूसरे के को बहुत सारे ऑफर, बहुत सारे एक्सेप्टेंस करते रहते हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शन करते हैं। फिर हफ्ते में एक बारी बैठते हैं, हफ्ते में एक बारी बैठते हैं और हर रोज अखबार में दोपहर वाली जो अखबार आती है उसका 12 बजे का जो रेट होता है अखबार का, एक अखबार आती है दोपहर को 12 बजे, 12:30 बजे, ठीक है, उस पे जो मंडी में जो भाव लिखा होता है उन कमोडिटी का, उस रेट को हम लेते हैं। ये हमारा कंडक्ट ऑफ पार्टीज, ये हमारे कई दिनों से, कई सालों से ये प्रैक्टिस हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो प्राइस फिक्स कैसे होगा? बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। प्राइस फिक्स कैसे होगा? वो एग्रीमेंट ऑन द प्रोसीजर, दे एग्री ऑन द प्रोसीजर। वो कहते हैं कि सी अगर रेट फिक्स करेगा तो हम अपना जो भी सी बताएगा वो हम ले लेंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी प्राइस का मैनर कोई भी आप यूज नहीं कर पाते तो फिर चौथा तरीका क्या है? ठीक है, आप लिखिए, इंपॉर्टेंट नोट लिखिए बेटा, इंपॉर्टेंट नोट यहां लिखिए। इन द एब्सेंस ऑफ अबव 3, ठीक है, इन द absence of above three methods, parties are free to give, parties are, ऐसे लिखिए, parties are liable to give reasonable price. And what is reasonable price? Reasonable price could not be defined. Price could not be defined. It depends upon the circumstances of each and every case. It depends upon the circumstances of each and every case. In the absence of above, these three methods, above three methods, parties are liable to give reasonable price. पार्टी क्या देगी? ना तो एग्रीमेंट कर पाए, ना तो आप एग्रीमेंट कर पाए, ना आप प्रोसीजर पे एग्री हो पाए, ना आपके बीच में कोई एस्टेब्लिश्ड कस्टम है, कोई कंडक्ट है आपका, ये तीनों ही फेल कर दिया आपने, तो रीजनेबल प्राइस तो देना ही होगा, रीजनेबल प्राइस तो पे करना ही होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ द अबव द बायर मे पे अ रीजनेबल प्राइस। शाबाश बेटा, आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये हम सीख चुके हैं स्लाइड के ऊपर, फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी। ठीक है, और कई बारी पार्टीज ये डिसाइड करते हैं कि तीसरा आदमी आकर प्राइस फिक्स करेगा। ए और बी कहते हैं कि सी प्राइस आके फिक्स करेगा। समटाइम्स द पार्टीज में एग्री दैट द प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ अ थर्ड पार्टी। अब उस केस में लीगल पोजीशन क्या बनती है, आइए समझिए। पहले आप सिचुएशन समझिए। समटाइम्स द पार्टीज में एग्री दैट the price is to be fixed by the valuation of third party. If such third party cannot or does not make such valuation, the agreement becomes void. बोले बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि सी जो रेट बताएगा उस रेट पे ए बी को सामान बेचेगा, लेकिन सी ये काम कर ही नहीं पाता, सी के बस का ही नहीं है, सी करना ही नहीं चाहता, सी रिफ्यूज कर देता है, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट void हो जाएगा। However, if the goods have not लेकिन if the goods have been delivered to and appropriated by the buyer, he shall pay a reasonable price to the seller. लेकिन अगर गुड्स बायर डिलीवर कर चुका है, लेकिन सेलर गुड्स को बायर के पास डिलीवर कर चुका है, ठीक है, शाबाश, अगर सेलर बायर को गुड्स दे चुका है और वो एंजॉय भी कर चुका है उन्हें, फिर रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। एक बात सुन लीजिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक अलग कंसेप्ट है और प्राइस एक अलग कंसेप्ट है। प्राइस एक अलग कंसेप्ट, लिख लीजिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मैनर एंड पेमेंट ऑफ प्राइस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कंसेप्ट। टीओपी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द प्राइस, दिस इज इंडिपेंडेंट कंसेप्ट। प्राइस इज इंडिपेंडेंट कंसेप्ट एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट कंसेप्ट। दोनों में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बेटा, शाबाश, आप इस बात को ध्यान से समझेंगे
और कोई भी डाउट है आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। शाबाश।